वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्लास 7th एनसीईआरटी 7 की क्लास 7 एनसीईआरटी की समरी। तो गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट टू 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6 चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो देन यू कैन यूज कोड STUDYIS for extra discount, and if you have any query related to your strategy और for Unacademy के plus subscription के लिए आपको कोई भी query है, you can just call on this number or you can WhatsApp on this number. Okay. Now हमारा जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 which is air. अब एयर क्या होती है? तो एयर वो जर्नल टर्म है, एक जर्नल नाम है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए दैट मेक्स अप अ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर को बनाती है। ठीक है, अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है क्या? ये गैसेस प्राइमरीली है आपकी नाइट्रोजन है, मिक्स्ड विद ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ट्रेस ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए, सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? तो एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अ प्लैनेट अर्थ। तो एटमॉस्फेयर वो लेयर है एयर की जो सराउंड करती है हमारे प्लैनेट अर्थ को। ओके, तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे वो डिपेंडेंट है हमारी एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली इट इज दिस मास ऑफ एयर, वो ऐसा मास है एयर का, ठीक है, दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लाइवेबल, जिसने जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो अर्थ पे लिवेबल बनाया है, जिसमें आप रह सकते हैं। वरना अदरवाइज जो सन की तरफ से रेज आ रही थी, ठीक है, दे आर वेरी हार्मफुल। उससे हमें बचाने वाली क्या है? हमारी जो एटमॉस्फेयर है। ओके, those mass of air is somehow which is helping the temperature, ठीक है, जो टेम्परेचर को रोक रहा है ताकि वो अर्थ पे डायरेक्टली ना पड़े। ओके, नाउ कॉम्पोजिशन बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, so in the atmosphere nitrogen and oxygen are found in bulk quantity. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपका वो बल्क क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और कम क्वांटिटी में होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन. These are found in lesser quantity. So apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. तो ये gases तो अलग हैं, ठीक है, इनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे dust particles भी हमारी air में present हैं। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन is the most plentiful gas in the air. नाइट्रोजन जो है आपकी it is very plentiful. Okay, so when we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. अगर जब भी हम लोग inhale करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, when we inhale, तो हम कुछ amount of nitrogen को अपनी अंदर ले लेते हैं, lungs में ले लेते हैं, ठीक है, बट उसके बाद we exhale that, उसको हम निकाल भी देते हैं, बाहर निकाल भी देते हैं। ओके, तो इनहेल का मतलब क्या होता है? अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो जब सांस अंदर लेते हैं तो कुछ अमाउंट होता है नाइट्रोजन का जो कि हम अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सहेल भी कर देते हैं। तो नाइट्रोजन ना बहुत एसेंशियल होता है हमारे प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए। सो देयरफॉर दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब प्लांट्स का क्या है कि वो डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन को हवा से, मतलब from the air they can't directly take nitrogen. So the bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. अब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो कि सॉइल में होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि वो ले लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, हवा में से, फिर क्या करते हैं? उसको कर देते हैं चेंज, उसकी जो फॉर्म है उसको कर देते हैं चेंज, ताकि प्लांट्स कर सकें उसका यूज। ठीक है,
अब नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए है बहुत जरूरी, तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि जो नाइट्रोजन है वो है तो प्लांट्स के लिए जरूरी, मतलब जरूरी भी है, पर वो डायरेक्टली ले नहीं सकता, ठीक है। अब डायरेक्टली ले नहीं सकता तो उसकी हेल्प यहाँ पे कौन कर रहा है, तो प्लांट्स का मसीहा बन रहा है बैक्टीरिया। ओके, सो बैक्टीरिया विच लिव्स इन द सॉइल इज हेल्पिंग द प्लांट्स, ठीक है। सॉइल और रूट में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, दे आर हेल्पिंग द प्लांट्स बाय टेकिंग nitrogen from the air and changing its form to the so that plants can use it, ठीक है। कुछ ऐसी फॉर्म में कर देते so that जो आपके प्लांट्स हैं वो कर सके उसको यूज। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, तो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। कौन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता ही होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। इस वे में क्या होता है, जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो रहती है एकदम कांस्टेंट। ओके, फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन अनदर इम्पोर्टेंट गैस। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए और उसके बाद रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को। सो योर ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो जो भी मतलब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल से रिलीज किया जा रहा है, जितना वो छोड़ते हैं, ठीक है, उतना ही इक्वल अमाउंट यूज हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस बना देता है। ओके, तो आपको इन तीन गैसेस के बारे में पता चल गया। पहली तो है नाइट्रोजन, दूसरी हो गई ऑक्सीजन की बात, ठीक है, और तीसरी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की बात, ठीक है। तो ये देखिए, ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की फॉर्म दिख रहा है कि नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। दिस ब्लू पार्ट इज योर नाइट्रोजन, ओके, दिस इज नाइट्रोजन। एंड देन इतना छोटू सा पार्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वाटर वेपर का, और बाकी उन सारी गैसेस का, जैसे आपकी आर्गन वगैरह, ये सब है ट्रेसेस ऑफ गैसेस। एंड दिस इज योर ऑक्सीजन, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हमने ये तो देख लिया कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम एटमॉस्फेयर का, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, तो एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है 5 लेयर्स में। सो योर एटमॉस्फेयर इज बीन डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये लेयर कौन कौन सी है आपकी, तो पहली है आपकी ट्रोपोस्फेयर, then your stratosphere, then mesosphere, and then thermosphere and exosphere. Okay, तो ये है आपकी सारी पर्टिकुलर लेयर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर क्या है, तो ट्रोपोस्फेयर वो थिन लेयर है, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी जो एवरेज हाइट है ना, इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, ओके। आपकी ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। और जो एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट ओवर हियर, जो सांस हम लेते हैं वो यहीं एग्जिस्ट करती है, इसी पर्टिकुलर लेयर में करती है। सो इन दिस लेयर
ऑल वेदर फिनोमेना, जैसे आपकी रेनफॉल हो गई, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, सब इसी लेयर में होता है। ओके, समझ गए? तो पहले तो इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, और दूसरा ये जो एयर वही है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, इट एग्जिस्ट ओवर हियर एंड सॉरी, इस लेयर में जो मतलब जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, इट एग्जिस्ट ओवर हियर एंड इन दिस लेयर जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है, जैसे रेनफॉल है, चाहे आपका फॉग है, हिल स्टॉर्म है, कोई भी ऐसी चीज है, वो सारी यहीं पे आकर करती हैं ट्रोपोस्फेयर में। ओके, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करती है हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, तो इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट 50 किलोमीटर। ये थी 30, ये है 50 किलोमीटर। ओके, तो दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। अब ये वो लेयर है जो कि है, यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं है एंड नॉट सच काइंड ऑफ वेदर फिनोमेना टेक प्लेस ओवर हियर, which makes it most ideal for flying aeroplanes। तो ये मतलब लेयर ऐसी है, इट इज वेरी आइडियल, ताकि यहाँ पे जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह है ना आपके, वो सारे जितने भी एयरप्लेन्स हैं वो यहीं पे उड़ते हैं। ओके, सो इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ये कंटेन करती है लेयर ऑफ ओजोन गैस को। ओके, अब बात करते हैं मेसोस्फेयर के बारे में। मेसोस्फेयर क्या है? तो ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो पहली ट्रोपोस्फेयर हो गई, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर, देन स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, देन है आपकी मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर थर्ड लेयर है, तो मेसोस्फेयर कहाँ लाई करती है? इट इज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, सो इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये कितने मतलब ये एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर पे, 80 किलोमीटर है इसकी हाइट, ठीक है। तो जो मीटियोराइट्स वगैरह है ना आपके, जितने भी मीटियोराइट्स हैं, वो सारे दे बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस, ठीक है। वो सारे यहीं पे बर्न अप होते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ओके, फिर बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर वो लेयर है जहां पे टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो एक तरीके के लिए मतलब एक तरीके से बहुत जल्दी जल्दी राइज करता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ, ठीक है। सो आइनोस्फेयर जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर। आइनोस्फेयर इसी पर्टिकुलर लेयर का पार्ट है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है आपकी 80 to 400 किलोमीटर, ठीक है। जैसे आपकी इसकी हाइट थी सिर्फ 80 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसकी कहाँ तक करती है? इसकी है आपकी 80 to 400 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये लेयर जो है वो हेल्प करती है इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो रेडियो वेव्स है ना आपकी, वो ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द एयर एंड देन दे रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ओके, तो ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, ठीक है, जिसमें आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द एयर और बाद में फिर से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, ठीक है, टू द अर्थ बाय दिस लेयर ओनली। ओके, देन बात करते हैं एग्जॉस्फेयर के बारे में। एग्जॉस्फेयर क्या है? एग्जॉस्फेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर हो गई, ठीक है, सबसे ऊंची वाली लेयर हो गई ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसे हम एग्जॉस्फेयर बुलाते हैं। अब इस लेयर में दिस लेयर हैज अ वेरी थिन एयर, यहाँ पे बहुत थिन एयर होती है। लाइट गैसेस हैं यहाँ पे, जैसे आपकी हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, विच फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ओके, जो कि यहाँ पे बहती है इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ओके, तो आपकी ये सारी लेयर्स हो गई, 5 लेयर्स हैं। पहली ट्रोपोस्फेयर है, इसे ट्रोपोस्फेयर हो गई, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी हो गई मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन योर एग्जॉस्फेयर। आई होप आप लोग ये याद रखेंगे। इसकी हाइट थी 13 किलोमीटर, इसकी कितनी थी? 50।
फिर कितनी 80, फिर 80 to 400, ओके। और लास्ट वाली तो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये पहली है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। दिस पर्टिकुलर लेयर इज योर ट्रोपोस्फेयर। फिर ये है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपके सारे एरोप्लेन उड़ाने के लिए अच्छी जगह है ये। फिर है मेसोस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके मीटरोइड्स हैं दे आर बीन बर्न अप ओवर हियर। एंड देन इज योर थर्मोस्फेयर, यहाँ पे जो आपकी टेम्परेचर है वो रैपिडली बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता है। एंड दिस इज योर एक्सॉस्फेयर, यहाँ पे सबसे ज्यादा थिन गैसेस होती हैं। थिन गैसेस कौन सी? हीलियम एंड हाइड्रोजन, ओके। बहुत कम मात्रा में यहाँ पे दे फ्लोट इन द स्पेस, ओके। देन बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। और पहली चीज आ रही है हमारी यहाँ पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वही चीज है जिसे हम रेगुलरली फील करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। कि मतलब जितनी ज्यादा गर्मी होगी तो हम जैसे चेक करते हैं ना कि आज कितना टेम्परेचर है, ठीक है। वी टेंड टू आस्क अ गूगल दैट व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे, तो वो हमें बताता है कि आज 36 डिग्री सेल्सियस है या इतना है या इतना है, ठीक है। या फिर अगर कम होता है 0 डिग्री हो गया यानी कि बहुत ठंडी है, ठीक है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर, जो चीज हमें फील हो रही है। गर्मी फील होती है, सर्दी फील होती है, ठीक है। सो द टेम्परेचर इज दैट थिंग व्हिच वी फील एवरी डे इन द एटमॉस्फेयर, ओके। तो वो डिग्री उसके सेट होते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज योर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज करता है बिटवीन डे एंड नाइट, सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। तो टेम्परेचर के क्या करता है कि दिन में और रात में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, काफी डिफरेंट होता है। सीजन टू सीजन डिफरेंट होता है, जैसे कि समर में बहुत गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत सर्दी होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से टेम्परेचर दिन से लेकर रात में डिफरेंट होता है, सीजन टू सीजन डिफरेंट होता है, ठीक है। एक समान नहीं रहता कभी टेम्परेचर। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। अब इंसुलेशन क्या? इंसुलेशन का मतलब होता है इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इंसुलेशन is the incoming solar energy which is intercepted by the earth. Insolation वो solar energy है जो कि हमारी अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। So the amount of insolation decrease from the equator towards the poles, ठीक है। amount of insolation है ना वो डिक्रीज हो जाती है from the equator, पोल्स की तरफ आते आते, ठीक है। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, उसी हिसाब से आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, ओके। सो नाउ टेम्परेचर इन द सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो टेम्परेचर सिटीज में होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है विलेज के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? द कॉन्क्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स and the asphalt of roads get heated up during the day। जैसे हमारी रोड्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो ये क्या होता है, ये दिन में मतलब ड्यूरिंग द डे ये बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाती हैं। तो ये जो हीट है ना, दिस हीट इज बीइंग रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। So also the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air, thus raise the temperature of the cities। तो cities का टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? एक तो पहली चीज यहाँ पे मेटल्स, ठीक है, मेटल्स है बिल्डिंग में, एस्फॉल्ट ऑफ रोड्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है, दिन के समय में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अब यही जो हीट है वो रात में रिलीज होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि क्राउडेड एरिया है, हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटीज है ना वो ट्रैप कर लेती है सारी वार्म एयर को, और इस वजह से क्या होता है जो टेम्परेचर है सिटीज का वो हो जाता है इंक्रीज, ओके। Now we are gonna talk about the air pressure। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर वो चीज है, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जाता है बाय द वेट ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस, वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो आपका जो एयर प्रेशर है वो क्या है? इट इज द प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जाता है एयर के वेट से
हमारी अर्थ सरफेस पे। तो जैसे जैसे एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जो प्रेशर है आपका वो कम होता जाता है। द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, सो द प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पर जो प्रेशर होता है एयर का वो ज्यादा होता है और वो डिक्रीज होता जाता है एक हाइट तक। ऊपर जाते जाओगे वो प्रेशर कम होता जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर ऑफ द एयर से। ठीक है, टेम्परेचर जैसा होगा, ठीक है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर रहता है। ठीक है, नाउ इन एरियाज जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कुछ एरियाज हैं जहां पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है, व्हेन इट इज वेरी हाई, तो जो एयर है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है एंड इट राइजेस आल्सो, सो दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। तो उस जगह क्या होता है, उस जगह जो मतलब वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये लो प्रेशर क्या करता है? नाउ लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। Now this low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. So in this area having low temperature, जो air होती है, the air is cold and heavy. Okay, so जिन areas में when the temperature is high, the air gets heated and rises. ओके, सो दिस क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया। ये क्या क्रिएट कर देता है? ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया। अब ये लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ओके, सो इन दिस एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, जो एयर है वो हो जाती है ठंडी और हैवी। नाउ जो हैवी एयर है आपकी वो सिंक करती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया को। समझे आप लोग? अब जो ये हैवी एयर थी ना, ये क्या करती है? ये सिंक करती है और क्रिएट करती है यहाँ पे हाई प्रेशर। अब ये जो हाई प्रेशर है दैट इज एसोसिएट विद योर क्लियर एंड सनी स्काई। अब वहां पे देखा था आपने, वहां पे जो लो प्रेशर एरिया, जो लो प्रेशर था वो एसोसिएट कर रहा था क्लाउडी स्काई को और वेट वेदर को। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो एसोसिएट कर रहा है क्लियर एंड सनी स्काई को। ओके, सो द एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहां से कहां तक मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया पे। एक और बार समझ लीजिए इस चीज को, जो एरिया में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है उस जगह जो हवा होती है वो हो जाती है हीटेड अप एंड इट गेट राइजेस। वो क्रिएट कर देती है वहां पे एक लो प्रेशर एरिया को। अब यही लो प्रेशर is been associated with your cloudy skies and wet weather. अब इन्हीं एरिया में जहां पर लो प्रेशर है वहां पे जो एयर होगी आपकी वो हो जाएगी ठंडी और हैवी। ठीक है, अब यही हैवी एयर क्या करती है? ये सिंक करती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया को। जो हैवी एयर होगी आपकी वो सिंक कर जाएगी, ठीक है, और हाई प्रेशर एरिया को कर देगी क्रिएट। अब इसी हाई प्रेशर एरिया इज बीन एसोसिएटेड विद योर क्लियर स्काई। ठीक है, जब आसमान एकदम साफ होता है और सनी स्काइज हो, ठीक है, तो उस समय जो आपकी ये हाई प्रेशर है इज बीन एसोसिएटेड। सो नाउ जो आपकी एयर है, ठीक है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। देन बात करते हैं विंड के बारे में। नाउ विंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मूवमेंट ऑफ एयर है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही होता है हमारा विंड। ठीक है, जो हमारी जो हवा है जो कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ जा रही है उसे हम बोलते हैं विंड। ठीक है, अब ये जो विंड है इसको हम ब्रॉडली 3 टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज, हियर यू कैन सी, हियर इट इज योर हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, और ये है आपका सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, ओवर हियर इट इज सब पोलर लो प्रेशर, देन इट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ओवर हियर। ओके, देन इक्वेटर पे इट इज ऑलवेज लो प्रेशर।
ओके, इट इज ऑलवेज लो प्रेशर ओवर हियर। चलिए बात करते हैं। तो पहले हैं आपके परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को हम लोग ट्रेड विंड भी बोलते हैं, इनको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं और ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ओके, तो इसी वजह से दे आर द परमानेंट विंड्स, ठीक है, बिकॉज योर वेस्टर्लीज एंड योर ईस्टर्लीज आर दी परमानेंट विंड्स। तो ये ब्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस कैन नेवर बी चेंज्ड, सो दैट्स वाई दे आर परमानेंट विंड्स। देन बात करते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। सीजनल विंड्स हैं आपके जो कि चेंज करते हैं डायरेक्शन डिफरेंट सीजन में। जैसे जैसे सीजन चेंज होगा वैसे वैसे इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, जैसे हमारा मॉनसून है, ठीक है। फिर आते हैं आपके लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हमारे जो मतलब हमारे यहाँ सीजनल विंड्स जो हम बोल रहे हैं कि मॉनसून में जैसे विंड्स चेंज करते हैं, तो मॉनसून के टाइम पे विंड्स कहाँ से चलती है, ठीक है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। देन बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। सो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो लोकल विंड्स होते हैं आपके, ये ब्लो करते हैं ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, एक दिन में ब्लो करते हैं, या और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ओके, अब बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या है? तो जब वाटर इवेपोरेट करता है फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट करता है, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, जब इवेपोरेट करता है डिफरेंट लैंड से, फ्रॉम लैंड से डिफरेंट वाटर बॉडीज में, तो इट बिकम्स वाटर वेपर। तो मॉइस्चर जो होता है हवा में, ठीक है, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत आपको चिप 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 सा फील होता है, ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि मॉइस्चर है। हवा में क्या है? मॉइस्चर है, ठीक है, विच वी कैन फील दैट, ठीक है, और उसे हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं कि आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, दैट्स वाई वी आर फीलिंग सो व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर, जब हमारी जो हवा है इट इज फुल ऑफ वाटर वेपर, हम उसको बोल देते हैं कि वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। अब एक काम करिएगा, जब आप एक पैन लेते हैं, ठीक है, उस पैन में पानी भरिएगा, गैस ऑन कर दीजिए, तो उससे जो वो भाप उठेगी उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे रख के देखिएगा, यू विल गेट सम काइंड ऑफ वाटर, ठीक है, कुछ ऐसा स्वेट टाइप सा फील होगा, ठीक है, दैट इज सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे जो हवा है, ठीक है, वो वार्म होती जाती है, इट गेट्स दैट कैपेसिटी, वो उसके पास एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड द वाटर वेपर increases and so it becomes more and more humid। जैसे आपकी हवा जो है वो वार्म होती है तो एक कैपेसिटी हो जाती है उसके पास कि वो होल्ड कर लेती है वाटर वेपर को, इंक्रीजेस, वाटर वेपर इंक्रीज होता है और फिर वो और ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है। ओके, देन जब वाटर वेपर राइज करता है तो वो ठंडा भी होना शुरू हो जाता है। when it rises it starts cooling, so when water vapor condenses causing formation of droplets of water, जब हमारा ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस्ड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को, जो आपके क्लाउड के मासेस हैं। क्लाउड आर दोज मासेस, ठीक है, जिनमें ये मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। जैसे बारिश होती है ना, तो ये फॉर्मेशन क्या हो गई, ये कंडेंस हुआ तो क्या फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन हो गई आपके क्लाउड्स की, ठीक है, क्लाउड्स मासेस आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। वहीं से जो हमारी ये जो बारिश होती है, ठीक है, जो बारिश होती है आपकी, when these droplets of water this become very heavy, ठीक है, and they start floating in the air, उसी टाइम पे then they come down as precipitation की फॉर्म में they just come in down on the surface on the land, ठीक है, फिर वो आती है और इस पर्टिकुलर चीज को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बारिश आती है वो इसी चीज से आती है। सो प्रेसिपिटेशन देन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म और वो होती है हमारी रेन। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब जो मतलब मैकेनिज्म के बेसिस पे 3
तीन तरह की रेनफॉल होती है। एक होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरी होती है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल। ये हो गई आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल। हियर यू कैन सी cold air is going over here and warm air is like going upwards, then only बारिश होती है। then is your orographic rainfall, the moist air was going upside, ठीक है, but it मतलब वो फिर मतलब आपकी रेनफॉल में वो हो गई, ठीक है। देन हो गई आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि हमारा नॉर्मल वे है बारिश होने का। आई होप आपको वो चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इश्यू आ रही है उस चैप्टर में, आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, जस्ट प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी गोना टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5, वाटर। नाउ व्हाट इज वाटर? तो वाटर हमारे लिए, हमारी अर्थ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। एंड जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी, वी नीड वाटर टू सर्वाइव। सो इफ देयर वाज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर पानी नहीं होता तो हमारी अर्थ पे कोई भी लाइफ ही नहीं होती, ठीक है। सो वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए मतलब पीने के लिए होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ पे बहुत कम है। एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट वाटर। बहुत सारी सोर्सेज हैं जहां से हम पानी ले सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या है? सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस। नाउ इट इज द प्रोसेस बाय विच जो वाटर है आपका वो कंटिन्यूसली चेंज करता है अपनी फॉर्म को और सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशंस, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। समझे आप लोग? जब वाटर है हमारा वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है खुद के फॉर्म को, ठीक है, और सर्कुलेट कर रहा है बिटवीन ओशन, फिर आपका एटमॉस्फेयर से फिर लैंड पे, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कलेक्शन हुआ, एवेपोरेशन हुआ, कंडेंस्ड हुआ, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है, वो चेंज होते जा रहा है, इसके फॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। सो नाउ द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर जो हैं वो है आपका रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। जो फ्रेश वाटर है हमारा, ठीक है, उसके मेजर सोर्सेस क्या है? नदी, मतलब योर पॉन्ड्स, योर रिवर्स, एंड देन योर पॉन्ड्स, देन स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर्स। सो द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जितने भी ओशनिक बॉडीज हैं आपकी, ओशन बॉडीज हैं, जितनी भी सीज हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नमक वाला पानी है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, विच इज नॉट वो मतलब इट्स नॉट मेंट टू ड्रिंक ऑल्सो। एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट विच वी ईट, ओके। तो ये वही नमक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड ही वाटर से है, तो वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। हाँ, जब हम लोग बहुत गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है उस टाइम पे आप लोगों को पानी की जरूरत होती है, और कहीं बाहर गए तो पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, यू कैंट फाइंड एनी शॉप फॉर दैट ऑल्सो। तो तब उस टाइम पे लगता है कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दिस टर्म इज यूज फॉर दैट ओनली, दैट वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। सो वी नीड वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं ओशन के सर्कुलेशन के बारे में। अब ओशन सर्कुलेशन क्या है? जो मूवमेंट है ना, जो अकर करते हैं ओशन में, ठीक है, उनको हम लोग वेव्स बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं, ठीक है, वही होते हैं ओशन सर्कुलेशन, हम उसे ही बोलते हैं। जो ये मतलब एक सर्कुलर मोशन चलते रहते हैं, मूवमेंट चलते रहते हैं ओशन में, ठीक है। अब जैसे आपको रिवर्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी क्वाइट, बहुत शांत होते हैं, बट ओशंस आर नॉट दैट क्वाइट, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लहरें चलती हैं, टाइड्स, करंट्स, दीज थिंग्स आर बीइंग फॉर्म्ड ओवर देयर। तो पहले हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं? तो जब वाटर है ना सरफेस पे, ओशन सरफेस पे जो वाटर है, ठीक है, वो राइज करता है एंड देन फॉल कर देता है ऑल्टरनेटिवली, लाइक इन दिस फॉर्म, इट राइजेस देन इट फॉल्स, इट राइजेस देन इट फॉल्स, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं वेव्स, लहरें, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म जो विंड्स हैं उनकी जो स्पीड होती है ना वो ज्यादा
तेज हो जाती है। मतलब वैसे तो नॉर्मली इट राइजेस लाइक थोड़ा राइज करके फिर नीचे, फिर राइज करके फिर नीचे, ठीक है, इस फॉर्म में लहरें चलती हैं। जब कोई स्टॉर्म आता है, ठीक है, जब कोई स्टॉर्म आता है, ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाता है हवा का, ठीक है, योर विंड प्रेशर इज हाई, ठीक है, एयर प्रेशर इज मोर, देन क्या होता है, जो मतलब आपकी ये जो लहरें हैं वो उस हिसाब से ज्यादा तेजी में बहती हैं, मतलब तेजी में एक ज्यादा तेजी से राइज करती हैं एंड देन दे फॉल। ओके, सो दीज आर नोन एज ह्यूज वेव्स। सो व्हेन द विंड इज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, जब आपकी जो विंड है वो बहुत तेजी से ब्लो करती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि ह्यूज वेव्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, ज्यादा तेज लहरें उठती हैं। तो इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से ज्यादा होता है ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, जैसे कि आपके अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स है, या फिर यू कैन से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि जो हमारे समुद्र है, ठीक है, ओशंस हैं, उनके नीचे भी एक दुनिया है, ठीक है, वहां पे भी अर्थक्वेक आते हैं, वहां पे भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वहां पे भी अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होते हैं, दैट कैन शिफ्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ओके, तो वही एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, वो ह्यूज टाइडल वेव कॉज करते हैं, जिसे हम सुनामी बोलते हैं। उसी से सुनामी फॉर्म होती है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने अकेले ने कुछ नहीं किया, जो विंड प्रेशर था, जो एयर प्रेशर था ना, जिसकी वजह से था जो हाई, मतलब जो विंड की जो ब्लोइंग स्पीड थी, दैट वाज वेरी हाई, इट वाज वेरी हाई। तो क्या हुआ, उससे ह्यूज वेव फॉर्म हुई, ज्यादा तेजी वाली वेव फॉर्म हुई ना, तो उस वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। अब वो वेव क्यों कॉज हुई, वो हो सकती थी आपकी अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, अंदर ही कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लैंडस्लाइड के वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ओशन वाटर वाज बीइंग शिफ्टेड। ओके, सो दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव। ह्यूज टाइडल वेव कॉज हुई और उसको हम बोलते हैं सुनामी फॉर्म हो गई। ओके, अब बात करते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स क्या होते हैं, तो टाइड्स आपके हैं, दे आर रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, ट्वाइस इन अ डे, दैट इज नोन एज योर टाइड। मतलब एक रिदमिक राइज है, ठीक है, एक रिदम बोलते हैं ना, एक रिदम से चल रहा है कि मतलब इट विल राइज एंड इट विल फॉल, इट विल राइज एंड इट विल फॉल। ओके, तो ये होता है दिन में 2 बारी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टाइड। अब इट इज अ हाई टाइड जब क्या होता है, जब वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हम उसे हाई टाइड बोलते हैं जब जो मतलब वाटर है ना, पानी है, वो जो शोर है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है, बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल, ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे जब पहुंच के उसे कवर कर लेता है, उसे हम हाई टाइड बोलते हैं। लो टाइड क्या होता है, लो टाइड वो होता है व्हेन द वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल, ठीक है, जब वाटर कम लेवल पे, लो लेवल पे मतलब राइज करता है, ठीक है, एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। ओके, नाउ अब ये टाइड्स फॉर्म क्यों होते हैं, the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes these tides। जो gravitational pull है, एक बहुत strong gravitational pull, ठीक है, exert किया जाता है sun के द्वारा, moon के द्वारा earth surface पे, उससे cause होते हैं हमारे tides। किससे cause होते हैं, एक particular gravitational force है, ठीक है, पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो कि एक्सर्ट किया जा रहा है सन के द्वारा, मून के द्वारा हमारी अर्थ की सरफेस पे, जिससे टाइड्स होते हैं कॉज। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो क्या होता है, जब आपको पता है, जब फुल मून डे नाइट होती है, ठीक है, जब फुल मून नाइट होती है और हमारे न्यू मून डेज होते हैं, तो क्या होता है, द सन, द मून एंड द अर्थ इन अ वेरी सेम लाइन, तो वो एक सेम लाइन में होते हैं, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो टाइड्स होते हैं ना, वो ज्यादा तेज होते हैं, दे आर वेरी हाई। ओके, सो दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन टाइड्स को तब क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा कि जब हमारा फुल मून होता है या न्यू मून होता है ना,
तो उस समय क्या होता है, जो हमारे सन होता है, मून होता है, अर्थ होते हैं, वो एक सेम लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है, ऐसे एक सीधी सेम लाइन में होते हैं, ठीक है। इस सेम लाइन को, ठीक है, इस सेम लाइन में हाईएस्ट टाइड्स होते हैं, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। सो नाउ व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, तो जो ओशन वाटर होता है दैट गेट ड्राउन इन डायगोनल ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल। तो उस टाइम क्या होता है, डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन होता है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जो कि रिजल्ट करता है लो टाइड्स में, ठीक है। और ये टाइड्स होते हैं आपके नीप टाइड्स। इन टाइड्स को क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स, ओके। तो स्प्रिंग टाइड्स के टाइम पे क्या था, स्प्रिंग टाइड्स के टाइम पे क्या था कि सेम लाइन में थे, ठीक है, आपका सन, मून और अर्थ, बट यर द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज लाइक, जो वाटर है आपका, इट गेट ड्राउन इन डायगोनल ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है आपका सन मून का, ठीक है, वो रिजल्ट करता है लो टाइड में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज टाइड्स आर नोन एज द नीप टाइड्स, ओके। So here you can see this is your ocean circulation, here is the heat, ठीक है, ये आपका evaporation हो रहा है, फिर precipitation, ठीक है, and then ये आपको पूरा atmospheric circulation है, ओके। चलिए ocean currents देखते हैं। ocean currents क्या होते हैं? Now ocean currents are the streams of water which are flowing constantly on the ocean surface in definite direction। तो ocean currents वो हैं जो कि दे आर ऑन द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जो कि फ्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो आपके ओशन करेंट्स हैं ये या तो वार्म भी हो सकते हैं या ठंडे भी हो सकते हैं। तो जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, वो ओरिजिनेट करते हैं इक्वेटर से और मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। जो वार्म ओशन करेंट्स हैं आपके, वो ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं इक्वेटर की तरफ से, नियर द इक्वेटर, एंड दे मूव टूवर्ड्स द पोल, ओके। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं आपके, दे कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। जो आपके कोल्ड करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं वाटर को फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स, या तो पोलर लैटिट्यूड्स, ठीक है, हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। जो वार्म करंट्स होते हैं हमारे, वो ओरिजिनेट करते हैं नियर द इक्वेटर और मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो आपके कोल्ड करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स क्या करते हैं, वो मतलब वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम पोलर latitudes to the tropical latitudes। जो warm currents हैं आपके, they bring about warm temperature over land surface। warm currents हैं तो वो क्या करेंगे, वो warm temperature लेकर आएंगे land surface पे, ठीक है। so the areas जहाँ पे warm या cold currents meet करें, ठीक है, that provide the best fishing grounds of the world, ठीक है। जैसे सीज हो गई आपकी जापान में, ठीक है, या फिर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दे आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ इट, जहाँ पे जो एरियाज हैं जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं, ठीक है। सो दे एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहां पे जो वेदर होता है वो भी फॉगी होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन ऑल्सो, ओके। तो चलिए हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। नाउ इट इज लाइक नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, वो फर्दर डिवाइडेड है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और डेजर्टिक स्क्रब्स में। तो फॉरेस्ट में क्या क्या आता है आपका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, coniferous forest, and then your grasslands are your tropical grassland, temperate grassland,
एंड डेजर्ट आ गए आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट और टुंड्रा रीजन्स। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो हमारी वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, जैसे कि स्लोप हो गए या फिर थिकनेस ऑफ सॉइल हो गई, ठीक है। सो जैसे आपकी द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है वो वेराई करती है प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, ठीक है। अगर इन फैक्टर्स में वेरिएशन होगा सो इट विल लाइक तो उसी हिसाब से जो थिकनेस होगी नेचुरल वेजिटेशन की वो भी वेराइट करेगी, ठीक है। सो इफ जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जनरली क्लासिफाइड है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, और वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है आपकी? फॉरेस्ट है एक तो। सो फॉरेस्ट इज लाइक इट ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। सो जो आपके फॉरेस्ट है इट ग्रोज जहां पे जो टेम्परेचर है, जहां पे रेनफॉल है वो बहुत प्लेंटीफुल है, ठीक है, टू सपोर्ट अ ट्री कवर। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर बीन ग्रोन हो गया। तो यहाँ पे इन फैक्टर्स को मद्देनजर रख के यहाँ पे जो डेंस है और ओपन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। अब ग्रासलैंड की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड वो रीजन है इन which grow in the region of a moderate rain. Then the shrubs is like thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. तो जो grassland है आपके वो moderate rain में, and shrubs are like in your dry region, और forest are in your dense and open forest are being grown over here. Okay, because here the temperature and the rainfall was plentiful. ठीक है। Now बात करते हैं फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से बारे में बात करते हैं। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यही वो थिक फॉरेस्ट होते हैं विच अकर इन द रीजन नियर टू द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, ठीक है। सो नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये वो थिक फॉरेस्ट होते हैं जो कि आकर करते हैं हमारे रीजन्स हैं नियर द रीजन ऑफ इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। सो दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये रीजन कैसे आपके ये मतलब अब इक्वेटर के पास है यानी कि हॉट होंगे, ठीक है। तो दीज रीजन्स आर वेरी हॉट एंड दे रिसीव हैवी रेनफॉल ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर। सो एज देयर इज नो ड्राई सीजन ओवर ईयर, तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। अब यहाँ पे देयर इज नो ड्राई सीजन, तो जो ट्रीज हैं उनकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, दे विल नॉट शेड ओवर हियर। सो दिस इज द रीजन दे कॉल्ड इट एवरग्रीन। इसी वजह से इनको क्या बुलाया जाता है? एवरग्रीन। एवरग्रीन क्यों बुलाया जाता है? याद रखेंगे आप लोग, एवरग्रीन मतलब कि इनकी जो पत्तियां हैं वो नहीं झड़ती, ठीक है, बिकॉज हियर देयर इज नो ड्राई सीजन। सो दिस इज द रीजन दे कॉल्ड एवरग्रीन, ठीक है। यही एक रीजन है इनको एवरग्रीन बुलाया जाता है। सो नाउ द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब ये जो थिक कैनोपीज हैं, ठीक है, सो ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये एंटर ही नहीं कर, ये अलाउ ही नहीं करती सनलाइट को ताकि वो पेनिट्रेट कर सके फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, मतलब दिन के समय में। सो दीज हार्डवुड ट्रीज लाइक जैसे आपकी रोजवुड हो गई, एबोनी हो गई, महागनी हो गई, दीज आर वेरी कॉमन ओवर हियर। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज कॉमन है? हार्डवुड, ठीक है, और रोजवुड, एबोनी, महागनी, दीज आर वेरी कॉमन ओवर हियर। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके जो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं वो आप लोग याद रखें, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट हैं दे आर वेरी थिक, ठीक है, बिकॉज द रीजन इज लाइक नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इस रीजन में दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एंड द रीजन इज हॉट ऑल्सो एंड there is no dry season over here. That's why the trees like they do not tend to shed their leaves, and this is the reason इनको हम evergreen बुलाते हैं। और जो यहाँ पे thick canopies हैं which are closely spaced, ठीक है, the trees they do not allow the sunlight to penetrate inside the forest, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखें।
अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि मॉनसून फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो मॉनसून फॉरेस्ट क्यों बुलाया गया कि हमारी जो, आपको पता ही है, जो हमारा सीजन है उसे हम मॉनसून बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी क्लाइमेट है दैट इज मॉनसूनल ओनली। सो द ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। तो दीज रीजन एक्सपीरियंसेस सीजनल चेंजेस, हमारे यहाँ सीजनल चेंजेस होते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ट्रीज होती हैं दे शेड लीव, ठीक है, वो भी ड्राई सीजन में, किस लिए? टू कंजर्व वाटर। एंड द हार्डवुड ट्रीज विच आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, वो है आपकी साल है, टीक है, नीम है, शीशम है, ठीक है, विच आर यूज टू मेक फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। और टाइगर्स हैं, लायंस है, एलिफेंट्स है, लंगूर है, ठीक है, मंकी हैं। दीज आर द कॉमन एनिमल्स विच आर बीन फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल डेसिडियस हैं आपके मॉनसून फॉरेस्ट, जो कि जिनका मतलब काफी ज्यादा हिस्सा आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में। ये वो रीजन है जो कि सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सीजन चेंज होते रहते हैं वैसे ही। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को करती हैं शेड, बिकॉज यहाँ पे ड्राई सीजन होता है। ड्राई सीजन होता है इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, ओके। एंड जो हार्डवुड ट्रीज हैं यहाँ पे जो मिलती हैं वो हैं आपकी साल, टीक, नीम, शीशम, और ये सारी यूज्ड होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए, कंस्ट्रक्शनल चीजों के लिए, मटेरियल्स के लिए। और एनिमल्स कौन कौन से फाउंड होते हैं यहाँ पे? टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, लंगूर है, मंकी है, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे कॉमनली फाउंड होते हैं। बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए आपके जो कि लोकेटेड है मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये कॉमनली वैसे आपके जो ईस्टर्न मार्जिन है ना कॉन्टिनेंट्स का, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है, ये वहां पे होते हैं। जैसे कि आपका साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना है, साउथ ईस्ट ब्राजील है, ठीक है। सो दे कंप्राइजेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज। यहाँ पे दोनों ही हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी दोनों तरह की पेड़ होते हैं। ओक है, पाइन है, यूकलिप्टस है, एक्सेट्रा। तो जो आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? याद रखिएगा, टेम्परेट एवरग्रीन से याद रखिएगा मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। और ये हमारे मतलब ये कॉमनली कहाँ फाउंड होते हैं? अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन। ईस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि आपका नियर बाय योर, सॉरी, फॉर एन एग्जाम्पल योर इन साउथ ईस्ट यूएसए, ठीक है, देन साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से दोनों ही टाइप के ट्रीज मिलते हैं, हार्डवुड भी, सॉफ्टवुड भी, चाहे वो ओक हो, पाइन हो, यूकलिप्टस हो और एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब ये कहाँ मिलते हैं हमें? हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड, चिली, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। और यहाँ पे कॉमन ट्रीज क्या क्या है? ओक है आपका, एश है, बीच है, एक्सेट्रा। एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, दे आर द एनिमल्स विच आर कॉमनली फाउंड ओवर हियर। बर्ड्स लाइक फीसन्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर हियर, ठीक है। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं आपको? हायर लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। और ये कहाँ मेनली? दे आर लाइक फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पे जो ट्रीज हैं दे शेड द लीफ ड्राई सीजन में। और कॉमन ट्रीज हैं यहाँ पे ओक, एश, बीच, एक्सेट्रा। और एनिमल्स फाउंड होते हैं यहाँ पे डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, ठीक है। और बर्ड्स हैं यहाँ पे फीसन्स, मोनल्स, एक्सेट्रा। मेडिटेरियन
वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, जो कि कवर करते हैं आपके मेडिटेरियन वेजिटेशन को, ठीक है। तो इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी एंड यूरोप। कहाँ पे, ये कौन सा एरिया में मिलते हैं आपको, ये मोस्टली उन एरिया में मिलते हैं जहां पे आपका ये मेडिटेरियन सी एंड यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया पे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। सिट्रस फ्रूट्स है ना, वो यहाँ पे बहुत मिलते हैं, जैसे कि आपके ऑरेंजेस हो गए, फिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए। दे आर वेरी कॉमनली कल्टिवेटेड ओवर हियर, ठीक है, मेडिटेरियन वेजिटेशन में। फिर बात करते हैं आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है आपके, दे आर इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। सो द स्पेक्टेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड ओवर हियर, ठीक है। देन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, इनको हम टाइगा भी बोलते हैं, ओके। सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर लैटिट्यूड्स। और चिर, पाइन, सिडार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज जो कि यहाँ पे मिलती है इन फॉरेस्ट में। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे मिलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ओके। देन ग्रासलैंड्स पे आ जाते हैं। ग्रासलैंड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये आकर करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड दे एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक, ठीक है। सो दीज आकर ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, ठीक है, और एक्सटेंड करते हैं ये ट्रॉपिक्स तक। सो दिस वेजिटेशन ये आपकी ग्रो करती है इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कहाँ ग्रो करते हैं ये, जहाँ पे जो वो एरिया होते हैं जहाँ पे वहां पे मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रास है वो कितनी टॉल होती है, करीब से करीब 3 से 4 मीटर होती है हाइट में, ठीक है। और जैसे आपके सवाना ग्रासलैंड हो गए अफ्रीका के, इसी टाइप के ग्रासलैंड। और एलिफेंट, जीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड होते हैं। तो कितने टाइप के हैं ये ग्रासलैंड, पहले तो देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। तो दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। कहाँ फाउंड होते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन में, ठीक है। एंड जो इनका इंटीरियर पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो ग्रास है ना वो शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है टेम्परेट रीजन में। फिर आता है आपका थॉर्नी बुशेस। सो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। तो जो थॉर्नी बुशेस है आपकी, ये कहाँ पे फाउंड होती है, ड्राई डेजर्ट रीजन में। सो योर ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है आपकी वो कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है। सो द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर। जो वेजिटेशन कवर है यहाँ पे बहुत स्कार्स है बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन, ठीक है, एंड स्क्रॉचिंग हीट। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है एंड दिस रेन इज ऑल्सो स्कैंटी, ठीक है। सो इन द पोलर रीजन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। पोलर रीजन्स में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना नेचुरल वेजिटेशन की वो बहुत लिमिटेड है। ओनली मूजेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर ओनली फाउंड ओवर हियर एंड इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। सो दिस इज कॉल्ड लाइक योर टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो गाइज आपका 3 चैप्टर complete हो गए। We have covered 4, 5 and 6 chapter in this video. If you have any kind of query related to these 3 chapters or any previous chapter in any previous video, you can just tell me in the comment box. I'll be very, I will help you out if you have any kind of query. And अभी हम वापस चलते हैं so that I can show you. अगर आपको कोई भी particular query है अपना सब्सक्रिप्शन लेने में, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बट यू हैव सम काइंड्स ऑफ मतलब डाउट्स हैं कुछ, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन कैसे लें, क्या सीन है, कुछ भी, ठीक है, क्या क्या मिलता है सब्सक्रिप्शन में। सो फॉर ऑल दैट क्वेरीज यू कैन जस्ट कॉल अपॉन दिस नंबर, ठीक है, जस्ट टेक दिस नंबर, ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हो और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। एंड इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू टेक ऑन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन तो कोड यूज करें स्टडी IAS को जरूर के जरूर, ठीक है, ताकि आपको मिल जाए डिस्काउंट, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे कल
ठीक है, कल मैं करूंगी 7th 8th 9th चैप्टर कवर, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी चैप्टर्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, रिवाइज दीज चैप्टर्स, ओके, ताकि इससे आपको एक रिविजन हो जाए। एंड we'll gonna meet tomorrow. Bye bye, take care and have a lovely day ahead. Bye bye.